बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर साल 30 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजते हैं। मुल्क की मईशत में उनका अहम किरदार है। टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क से बाहर मौजूद पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन इस्लाहात के लिए अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। शरीफ जरदारी फैमिली सियासत का किस्सा पारीना है। अब ऑपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। चौधरी फवाद हुसैन का ट्विटर पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने के मामले पर कार्रवाई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के कादिर खान मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर 1 रोज की पाबंदी आयद कर दी। रवां साल तालीमी निसाब को मुकम्मल किया जाएगा। इम्तहानात मई और जून में होंगे। यकसा निसाब तालीम मजीद बेहतर किया जाएगा। यकसा तालीमी कैलेंडर पर भी काम होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। हमारी डिस्कशन हुई, उनका ये खर्चा है कि जो ईवीएम मशीन आपकी जानिब से मिनिस्ट्री की जानिब से बनाई गई है, उसका जो वोट है वो आइडेंटिफाइड हो सकता है कि अगर आप चाहेंगे तो उसका जो सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन मौजूद है कि किस वक्त किसने वोट डाला और वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस रिजर्वेशंस हैं लोगों की, इसके जरा देखें, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन कह रही है तो जाहिर है, जिस तरह मैंने कहा और आप सबको मालूम है कि कोई क्यों मुखालिफत करेगा, क्यों वो नहीं आए उन प्रेजेंटेशन में, उन्होंने क्यों हमारी इस दावत को ठुकराया कि हम उनको इस मशीन के बारे में बताना चाहते हैं। वो अपने टेक्निकल लोगों को लाते जिससे कि उनकी तसल्ली हो जाती, लेकिन उनका काम तो मुखालिफत बराए मुखालिफत था और वो उनकी इंटरेस्ट में नहीं है। वो इनकी इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इंतखाबात शफाफ तरीके से हों। सिंध में जिस तरह के इंतखाबात होते हैं आपको पता है, पंजाब में जिस तरह होते आए हैं वो आप सबको पता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि वो अदालत में जाएंगे, बिल्कुल जाएं। अगर वो एक सियासी पार्टी होते हुए बजाय पार्लियामेंट में अगर वो अदालत जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये उनका हक बनता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के पास कितनी कैपेसिटी है इसको तैयार करने की? अगर इलेक्शन कमीशन आपको ही ऑर्डर करता है तो फिर क्या यही आप तैयार कर सकते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं कि इससे मुकाबले में और भी वो मार्केट में देख सकते हैं? देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो जिस मशीन का इंतखाब करेगा, ये उनकी सवाबदीद है, उनका मैंडेट है, उनका हक है। अगर उन्होंने ये मशीन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ेर परस्ती बनी है तो ये बिल्कुल हो सकती है। 1 मिलियन मशीनें बन सकती हैं 1 साल में। तो इसमें अहम चीज़ क्या है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्द अज जल्द स्पेसिफिकेशंस को फाइनलाइज करना है और इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट करने हैं कि उसमें उनमें स्पेसिफिकेशन दी होगी कि हमें इन स्पेसिफिकेशंस वाली मशीन चाहिए। तो ये प्रोसेस होगा तो जितना जल्दी शुरू करेंगे वो उतनी आसानी होगी। सर, आप बार-बार रेफर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है। आज स्टैंडिंग कमेटी में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में हम ये यूज कर पाएंगे या नहीं। ये एक पेचीदा प्रोसेस है, इसमें 14 मराहिल से गुजरना है। वो 14 मराहिल हम देखेंगे और इसके साथ हमने ये भी फिगर आउट करना है कि एक पोलिंग स्टेशन पे कितनी ईवीएम मशीन होंगी। तो रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि हम अभी लॉ पास हो गया, हम इस बारे में क्लियर ही नहीं है कि आइंदा हमने इस्तेमाल करना है या नहीं। तो उसमें कहते हैं हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक जब कानून बन गया है तो ये इलेक्शन कमीशन का एक मैंडेट बन जाता है और उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें। और ये बड़ा क्लियर है कि 2023 के इंतखाबात टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे। दूसरी बात यह है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ में बातें तो होती हैं, बिल्कुल होंगी। अब
क्या हमारे पास सलाहियत है कि हम ये मशीनें बना सकें? इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम, ये तो जिस तरह की उन्होंने हमें दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स दी थी उसके मुताबिक हमने मशीन बनाई। वो अगर उन्होंने यही रिक्वायरमेंट्स किसी को भी देते हैं, जब अपने इंटरनेशनल टेंडर में फ्लोट करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें टाइम का भी तयन होगा कि कितने वक्त में ये मशीनें चाहिए होंगी, उसकी जितनी भी लवाजमात होंगी वो उस टेंडर में होंगी, और उसको वो तभी होगा जब वो इस प्रोसेस को शुरू करें। टाइम हमारे पास बहुत मुनासिब है, 2 साल है। देखें, ये कहना कि इसमें, कल भी ये एक बात हुई थी एक टॉक शो पे, बात ये है कि देखें, एक है इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। एक है आइडेंटिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी वोटर की, वो आएगा, वो अपना अंगूठे से, अगर उसके अंगूठे नहीं पढ़ा जा सकता तो आईडी कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है कि वो स्वाइप करेंगे तो उसमें उसका आ जाएगा कि ये इसी हलके का वोटर है और ये उसके नाम है, ये उसके वालिद का नाम है, ये उसका शनाख्ती कार्ड होगा। अब उसके साथ साथ लोग आते जाएंगे और लोग वोट डालेंगे और उसमें उसके बाद वो उसको बैलेट बॉक्स में डालेंगे। अब ये कहना कि जी उसमें चूंकि टाइम होगा तो उससे वेरिफिकेशन होगी, कैसे वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है, जो कि जिसमें कि ये तय करना है कि आया ये वोटर इसी हलके का वो है, वोटर है, वो अलहदा एक मशीन है, उसमें ना टाइम का ताल्लुक है, उसमें टाइम कोई नहीं है कि वेरीफाई हो सकेगा। ये टोटली सेपरेट मशीनें हैं, ये एक जगह पड़ी हुई है, ना इसमें वाईफाई है, ना इसमें ये स्टैंड अलोन है, ना इसमें और कोई ऐसा केबल्स पड़ी हुई हैं जिससे कि पता चल सके कि कौन आया है, कि जी शिबली फराज आया है तो उसने किसको वोट दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल तब होता अगर ये कनेक्टेड होते, जो वेरिफिकेशन सिस्टम और जो मेन कंट्रोल यूनिट है वो अगर आपस में कनेक्टेड होते किसी भी तरीके से, चाहे वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी भी तरीके से, तो फिर तो उसमें आप ट्रैक कर सकते थे कि ये शिबली फराज आए थे, उन्होंने इधर अपना वेरीफाई किया और फिर उन्होंने वोट किया, तो इन्होंने किसको वोट किया। ये सिस्टम ही नहीं है, ये एक बिल्कुल एक सेपरेट है। इसको मैं ये कहूँगा कि ये कैलकुलेटर की मानद है। कैलकुलेटर में अगर आप बता सकते हैं कि जी ये जो पंचिंग की थी ये किसने की थी, ये शिबली फराज ने की थी या कादर ने की थी, इसमें तो किसी को पता ही नहीं चल सकता। तो ये एक कैलकुलेटर है जो कि बुनियादी तौर पे उस अमल को, जिस तरह कि आपके शॉपिंग सेंटर्स में जाएं, आप शॉपिंग करते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये, उसमें तो नहीं ये लिखा होता, आप कैश पैसे देते हैं, आपको तो ये नहीं पता होता कि जी ये फलां क्लाइंट आया था, उसने ये ख़रीदा था। हाँ, क्रेडिट कार्ड हो तो फिर तो रिकॉर्ड है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड नहीं हो, कैश हो, तो फिर तो पता नहीं चलता कि जी ये खरीदारी किसने की थी। आपने कहा 1 मिलियन हम बना सकते हैं एक साल में। हमें इलेक्शन के लिए कितनी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है? देखें, इसका भी तयन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन अगर मैं वैसी जो पिछले साल की जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि 2,85,500 पोलिंग स्टेशंस थे और फिर पोलिंग बूथ्स थे एवरेज तकरीबन 3, ठीक है ना, तो उसके मुताबिक तो जो मशीनें होंगी, जिसमें कि मैंने कहा इसमें 3 बुनियादी यूनिट हैं। आप एक तो आइडेंटिफिकेशन वाला है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और वो तो अलहदा चीज़ है, वो तो उसमें आपका डाटा होगा, आपके जो लिस्ट होती है जो कि आम तौर पे होती है, इसमें जो है तो वो फीड हुआ होगा। तो अगर आप उस हल्के में नहीं है तो आपका वो एरर दे देगा या कहेगा कि नॉट इन द लिस्ट, ठीक है ना। अब जो है तो उस मशीन, वो 3 मशीनें, एक प्रिंटर है, एक कंट्रोल पैनल है और एक है जो बैलेट का वो है टेबल है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्कीम बनाते हैं, जिसमें कि आप पोलिंग स्टेशंस 3 या उससे ज़्यादा रखते हैं, उससे कम रखते हैं। लेकिन हमारे लगभग जो है तो हर यूनिट में, हर पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 3 लाख के करीब ये मशीनें होंगी जो कंट्रोल पैनल हैं। और इस तरह इसकी आप प्रिंटर जो हैं उसकी आप डबल कर लें, क्योंकि जो प्रोविंशियल असेंबली का और नेशनल असेंबली का उसके 2 डिफरेंट कलर्स भी होंगे और निकालेंगे, तो वो 6 लाख के करीब प्रिंटर्स चाहिए। और इसी तरह 6 लाख जो है हमें वो जो बैलेट पेपर के जो यूनिट होता है वो चाहिए होते हैं। अच्छा, शिबली साहब, आपने अभी कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर आने वाले किसी ज़िले इंतखाबात
इसका इस्तेमाल। क्या आप लोगों के पास इतनी तादाद में ये मशीनें दस्तियाब हैं कि किसी ज़िमनी इलेक्शन को पूरे तरीके से उसमें कवर कर सकें, या सिर्फ उसका एक पोर्शन ही कवर कर रहे हैं तजर्बाती तौर पर? इससे आपने क्या हुआ? दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन के साथ अभी इस ईवीएम मशीन के हवाले से आप लोगों का कोई वो जारी है, वहाँ पे भी इस सिलसिले में कोई इजलास वगैरह कोई हो रहे हैं और आपके जो हुकाम है उधर जाते हैं, तो सबसे आखिर में अभी इलेक्शन कमीशन उसके बारे में क्या जो आपकी मशीन है इसके बारे में क्या उन्होंने? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया कि आया हमारा उन्होंने कोई एतराज़ात किए हैं या उनको बाई इलेक्शंस में इन मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे पहले एक और मरहला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है। वो ये है कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये डिसाइड करेगी, या तो वो ये कहे कि जी जो मशीन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने वो की है, फ्लोट की है, उस पे ज़रिए इलेक्शंस हों, तो इसका मतलब है कि वही सिर्फ स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमें करेंगे। अगर उन्होंने एक जनरल, जो कि उसूलन होना चाहिए कि उनको चाहिए कि वो पहले इंतखाब कर लें मशीन का, एक का दो का, कि जी ये आपने इस पे बाई पोल्स हमारे करने हैं, क्योंकि बाई पोल्स उससे जो नताइज मिलेंगे वो उसी मशीन की कारकर्दगी की वजह से मिलेंगे ना। तो जब वो डिटर्मिन हो जाए तो उसके बाद जो है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते हैं कि बगैर कहें कि जी आप 6 लाख मशीनें बना दें और फिर उसमें पायलट टेस्ट करें। ये तो पहले होगा मरहला कि वो कहेंगे कि जी आप हमें 1000 या 2000 मशीनें, जिस मशीन को भी वो चूज़ करते हैं, हमारी है, बायर वाली है, एंड्रॉयड बेस्ड है, हमारी वाली मशीन की तरह है, उसका फैसला वो करेंगे। फिर वो कहेंगे कि इनिशियली आप हमें दें 1000 या 500 जो भी है, एक हल्के में या 2 हल्कों में वो दें, हम उसको टेस्ट करेंगे। वो तरीक़ाकार होगा जिससे कि वो अपना प्रूफ करेंगे कि ये इस मशीन के ज़रिए ये इलेक्शन हुआ है और उसमें कुछ खामियां आ गई हैं, नहीं आई हैं, जो भी है उस पर डिटर्मिन होगा, सो दैट कि बाय द टाइम इसको पूरे स्केल पे आप करें, हमने ये सारी ये जो टेस्टिंग है की हो, वो मशीन का तयन हो चुका हो, और वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन की, वो उस मशीन में मौजूद हों। जिस तरह कि हमारी ये मशीन जो है उसमें वही हमने उसी बुनियाद पे, यही नहीं यही है कि उन्होंने जो नक्शा दिया है हमने उसके मुताबिक बिल्डिंग खड़ी की है। आप नहीं समझते कि ये मामला जो इलेक्शन कमीशन से है, ये कानून साजी से पहले तय होना चाहिए था? अब आप जो है वो इलेक्शन कमीशन से थ्रू मीडिया मुखातब हैं कि वो ये काम करे और नहीं, का इंतखाब करे। नहीं तो जी, नहीं, ये पहले चीजें तय होनी चाहिए। नहीं, मीडिया से बिल्कुल मुखातिब नहीं है, ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है। मैं तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 2 थे। एक तो ये कि इसका बैकग्राउंड बताया जाए कि क्या वजूहात थी, किस वजह से, फिर क्या किया हमने, और अब जो है जबकि कानून भी बन चुका है, हमने अपना कॉन्सेप्ट भी दे दिया है, एक मशीन भी दे दी है, तो अब हमारा ताल्लुक नहीं रहा, अब हम उनके काम में मदाखलत नहीं करेंगे। हमने कानून भी बना दिया, मशीन भी दे दी कि जी ये मशीन हो सकती है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो लॉ को, और ये चीज़ तो हमारे कहने की वजह से या वो करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, ये तो अब एक हकीकत हो गई है कि अब ये इलेक्शन 2023 के वो थ्रू ईवीएम होने हैं। अच्छा शिबली फराज साहब, एक आपने जब बनाई है ये मशीन, उससे पहले तहकीक की होगी इसकी, एक तो लैंग्वेज जो है वो मेरा ख्याल सारी इंग्लिश है, और पाकिस्तान में किस में लैंग्वेज है? इसकी जो मशीन की लैंग्वेज नहीं, है उर्दू है, वो उर्दू में है। उर्दू है। ओके, एक ये क्लियर हो गया। पाकिस्तान की आबादी जो है वो, और इंतखाबी निशान भी, इंतखाबी निशान भी है। सारी पढ़ी लिखी नहीं, उनको जाहिर है कैसे प्राइवेसी रहेगी इस मशीन के लिए, इसका क्या सोल्यूशन निकाला? और दूसरा, इसकी ट्रेनिंग की बात आएगी तो कितने लोग, पहले तो टीचर से ये काम लेते थे, फिर किससे ये काम लिया जाएगा? ये ट्रेन लोग उन पोलिंग स्टेशन पर भेजने पड़ेंगे, ये 2 ज़रा चीज़ें बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो निशान है वो बड़े हैं कि बग़ैर ऐनक के भी आप उसको देख सकते हैं। इंतखाबी निशान है और उर्दू में उसका नाम है, और जो बैलेट पेपर निकलेगा वो भी उर्दू में उसका जिस कैंडिडेट के वो होगा नाम दिया होगा, और जो निशान है वो भी आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये मशीन इतनी आसान है कि अगर आप ये देखें कि आपके 12 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन है, ठीक है, तो इसमें जहाँ तक कि वोट डालने का ताल्लुक है, ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है जो कि मैनुअल है, जिसमें कि आपको एक ख़ास जगह पे स्टैंप लगानी होती है, वो अगर आपने बाहर लगा दी तो वो वोट कैंसिल हो गया। इसमें मशीन में 0 वोट कैंसिल होगा, इसमें कोई कैंसिल नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो आपने इंतखाबी निशान पे दबाया वही रसीद निकली, उसको आपने फोल्ड किया ना, उसकी इंक उस पर ओवरलैप करेगी,
ना आपने उससे बाहर वो किया, ना वो फटेगा, ना वो उस पर कोई निशान लगाया जाएगा, तो उसमें वोट ज़ाया, और ये 15 लाख 18 लाख वोट ज़ाया होते हैं। जहाँ तक इस्तेमाल का ताल्लुक है, वो इतना है जैसे कि आप किसी घर में जाके घंटी बजाते हैं, 2 बटन दबाने हैं, जो वोटर है उसने 2 बटन दबाने हैं, एक नेशनल असेंबली के लिए और एक प्रोविंशियल असेंबली के लिए, और वो वोट लेके और उसमें डालना है बैलेट बॉक्स में, एज सिंपल एज दैट। सॉरी, वज़ीरिस्तान और बाकी कुछ इलाकों में इंटरनेट नहीं है, तो ये मशीन वहाँ पे किस तरह काम करेगी? देखिए, इसमें इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंड अलोन है, ना इसमें वाईफाई है, ना इसमें ब्लूटूथ है, ना इसमें इंटरनेट, तो इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिक की जी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। मैं बताता हूँ, नहीं, ये एक इसका मैं जवाब दूँ। देखिए, इसमें बैटरी है, बैटरी की लाइफ है कि ये 24 घंटे मुसलसल काम करती रहे, तो 24 घंटे इसकी लाइफ है, जबकि इलेक्शन जो है तकरीबन 9 घंटे होते हैं, सुबह 8 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। तो अगर ये एक्सटेंड भी कर जाए, लेट कहीं पोलिंग हो गई है, कहीं पे कुछ फड्डा हो गया है, तो वो उसके लिए 24 घंटे की है, तो इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। टेम्परेचर्स इसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर और -10 डिग्री तक इसकी रेंज है, एज फार एज वो। अगर गलती से आपने किसी दूसरी पार्टी को, दूसरे उम्मीदवार को वोट दे दिया, तो क्या आपको वापस हो सकते हैं दोबारा? नहीं, देखें, इसमें जो है, ये तो ज़ाहिर है कि इसमें एक इम्प्रूवमेंट तो ये तो हो सकती है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे जिसको हम कहेंगे कि टेंडर्ड वोट होते हैं, कि वो वोट जो कि इलेक्शन जब वो कहे कि जी ये तो उसने गलत जगह पे दे दी है, वो जो है तो वापस उसके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जाके तो या वो टेंडर्ड वोट्स में आएगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है ना, वो दोबारा वोट डाल नहीं सकता, बिकॉज सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि एक बंदा एक ही दफ़ा वोट कर सकता है, क्योंकि आपको ये पता है हमारे मुल्क में कि जी ये भी है कि जी दबाते रहो और ज़्यादा लाओ, तो उसके लिए ये एक डाउन साइड ये है कि उसको बचाने के लिए कि जी एक बंदा जो कि वेरीफाइड होगा वो एक ही वोट डाल सकेगा। सर, एक सवाल यहाँ से कि सर वो हमारे मुल्क में पहले भी मिसालें मौजूद हैं कि बैलेट बॉक्स उठा के लोग भाग जाते हैं। आप कह रहे हैं एक वोट एक चीज़ होगा, तो बैलेट आपका ये ईवीएम उठा के भाग गया और वो उठा के किसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस सूरत में वोट किस शक्ल में किस तरह है? देखें, ये 2 चीज़ें हैं, एक है लॉ एंड ऑर्डर की, आप कहें कि जी कल उधर जाके कोई आग लगा देता है, उधर कोई बम फेंक देता है, अब इसका मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, मशीन उठा के भाग जाए, अगेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ये मशीन कोई इसका वो नहीं कर सकती, वो बंदों को भी उठा के ले जा सकते हैं, वो बैलेट उसको भी उठा के ले जा सकते हैं, सो वो जी हाँ, ये भी होता है, तो इसलिए वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने ईवीएम से मुतालिक मुखालफत बराए मुखालफत की पॉलिसी अपनाए रखी। अपोजिशन ने ईवीएम को समझे बगैर मुखालफत की है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मावनत के लिए तैयार है। अपोजिशन ने हमारी दावत को ठुकराया जब हमने कहा कि आपको इसी मशीन के बारे में बताना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे। इलेक्शन कमीशन को जो मशीन दिखाई वो सिर्फ एक मॉडल था। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात की जानिब अहम कदम है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इस इक़दाम की शदीद मुखालफत की। ये मुखालफत उन्होंने EVM को समझे बगैर की। इलेक्शन कमीशन को जो मशीन दिखाई वो एक मॉडल है। अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मज़ीद खबर शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नई सोच, एक नया आगाज। हर सुबह होगी नई उमंग के साथ, सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की। अब बात होगी हर रास्ते, हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट PTV होम।
वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मुहिब वतन समझता हूं, उन्हें वोट का हक मिलने से बहुत खुशी हुई है। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरियत के अमल में शामिल कर लिया गया है। बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानी अब वोटिंग के अमल में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर साल 30 अरब की तरसीलात सर भेजते हैं। मुल्क की मईशत में उनका किरदार सबसे अहम है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क से बाहर मौजूद पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करना चाहती है। हमने अब ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है। वो लोग जो कि पुराने सिस्टम, करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। अब ईवीएम मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। हमारे सारे जितने मसले हैं वो सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट ज़ाया हुई। वो अगर ईवीएम मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जानी थी। इसमें बहुत बड़े फ्रॉड चलते हैं, जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई हैं। ये सारी उड़ जाती है जिस दिन ईवीएम मशीन आए। सबको पता है कि सेनेट के अंदर पैसा चलता है। हम गवर्नमेंट में बैठ के हमने कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, पता चले कि किसने किसको वोट दी है। ये दोनों जमातों ने उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए बनाया गया डिजिटल पोर्टल नादा के डेटाबेस से मुंसलिक होगा। ये इब्तदाई तौर पर 10 ममालिक में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पोर्टल का दायरा तमाम बैरून मुल्क सफारत खानों और कौंसल खानों तक बढ़ाया जाएगा। पोर्टल के जरिए सारिफीन अपनी दरखास्तों का स्टेटस भी चेक कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शदीद अलालत के बावजूद बाज़ अरकान कौमी असम्बली की तरफ से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर उनके जज्बे को सराहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम की जानिब से उनका मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद ख़याल ज़मान, एहसानुल्लाह टिवाना और राहत अमानुल्लाह भट्टी अलालत के बावजूद इजलास में शरीक हुए। भाई के इंतकाल के बावजूद शेख रशीद अहमद ने भी इजलास में शिरकत की। उनका जज्बा काबिल कदर है। वज़ीर आज़म इमरान खान के वादे और तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात करने के लिए मुश्तरका इजलास में कानून साजी कर ली गई है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी अहमियत के 33 बिल्स मंजूर किए गए हैं। तफसील बता रहे हैं फ़हद जावेद। 9 लाख समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मंशूर में शामिल था, जिसके लिए उन्होंने अपोजिशन के साथ कई मरहलों पर मुशावरत भी की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल, इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया गया। इस बिल के मुताबिक तारकीन वतन को वोट का हक देने के लिए इलेक्शन कमीशन, नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड डेटाबेस अथॉरिटी और दीगर एजेंसियों से तकनीकी मावनत हासिल कर सकेगा। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए हुकूमती इनकलाबी इकदाम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने के लिए इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी मंजूर किया गया। इस बिल के मंजूर होने के बाद इंतखाबात में बदउनवानी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। इस बिल के जरिए इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी खरीद सकेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कारपोरेशन तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर किया गया। इस बिल के मंजूर होने के बाद स्टेट बैंक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और निजी बैंकों के गैर कानूनी माली मामलात की तहकीकात में कानूनी मावनत हासिल कर सकेगा। मुश्तरका इजलास में इंसदाद जना तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर किया गया। इस बिल के मंजूर होने के बाद ऐसे किसी भी केस में तहकीकात के लिए खसूसी टीमें तश्कील देना, खसूसी अदालतों में ट्रायल और तहकीकात के लिए साइंटिफिक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी व गौर फिक्र तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर किया गया। इस बिल का मकसद भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए कानूनी मावनत हासिल करना है। इसके अलावा मुश्तरका इजलास में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से उन्होंने इसका बुनियाद रखा था। मुन्नू भाई का नाम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिलंथ्रोपिस्ट के लिए और खिदमत खल्क में सरशार जज्बों वाले लोगों के लिए एक
इंस्पायरेशन थी और एक तासुर और तासीर उन्होंने छोड़ा है पूरी सोसाइटी पे, और ये भी उन्हीं की काविशों का एक यादगार है। यहाँ पे तकरीबन 7,000 बच्चे जो है ये रजिस्टर्ड हैं और उनकी बिला मुआवजा इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के पंजाब भर के तमाम शहरों में बिला मुआवजा बिल्कुल मुफ्त उनको तमाम तिब्बी सहूलियात, जिसकी तिलिसेमिया के मरीज़ जिसमें बच्चे भी हैं जवान भी हैं, उनको जो भी ज़रूरियात है उन ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। और लोगों की जो अल्लाह के नाम पे और इंसानियत के नाम पे देने वाले ख़र्च करने वाले लोग हैं, उनकी ताउन से इदारा चल रहा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान वफाकी की हुकूमत की एक नुमाइंदा के तौर पर यहाँ आया हूँ और खुशकिस्मती यही है कि इमरान ख़ान भी, उनका काम भी इंसानियत की खिदमत का है और इंसानियत के लिए एक जज्बा वो रखते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैंने इंतज़ामिया के साथ यासीन ख़ान मेरे साथ खड़े हैं, आसिफ अफान साहब खड़े हैं और मेरे बाकी जो दोस्त इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, इनकी वफाकी हुकूमत के ताउन के साथ अवेयरनेस का और तिलिसीमिया के हवाले से पैगाम रसानी का, ताकि इस बीमारी का जड़ और बुनियाद ख़त्म किया जा सके। जिस तरह के बहुत सारे ममालिक और उसमें इस्लामी ममालिक भी शामिल है, उन्होंने उसके लिए कोशिश की और उन्होंने हमेशा के लिए इस बीमारी को ख़त्म कर दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मजहबी तबक़ात, उलमाए किराम, मिंबर और महराब के वारिसान और मीडिया, आप लोगों की वसातत से हम इस मंजिल को इंशाअल्लाह ताला सर करेंगे। हम मिलकर एक कम्प्रहेंसिव और एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे हम कोशिश करें कि आइंदा सालों के लिए और आइंदा नस्ल के लिए पाकिस्तान को तिलिसीमिया फ्री पाकिस्तान बना सकें इंशाअल्लाह। बहुत सारे इक़दामात हैं और हकीकत ये है कि इस तरह के जो ऐसी बीमारी है जो कि एक मुसलसल बीमारी है और मुसलसल केयर चाहता है और मुसलसल ट्रीटमेंट चाहते हैं। इसके लिए मुझे वाज़ेह तौर पर पता नहीं है कि हेल्थ मिनिस्ट्री फेडरेशन में और सूबाई सतह पर क्या इक़दामात कर रही है, लेकिन मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा फेडरल गवर्नमेंट में, कैबिनेट में, कि इस हवाले से कोई एक जामिया मनसूबाबंदी की जाए और जिस तरह अवेलेबल फंड्स है इस बीमारी के हवाले से उसको मुतवज्जे की जाए और स्पेशली जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और हम उसको प्लान करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो है पैगाम रसानी का। अगर उस चीज़ पे हम कामयाब हो सके तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि थैलीसीमिया के मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। इमरान खान खुशकिस्मती से इंसानियत की खिदमत का काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की छठी बड़ी अस्करी कुव्वत है। हमें किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं, ताहम अपने आप से है। इस्लामाबाद में टेररिज्म से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि इस्लाम एतदाल और अमन की तालीमात देता है। जो शख्स सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझता है वो कैसे शिद्दत पसंद हो सकता है। उन्होंने कहा कि मसला दीनी तालीमात का नहीं बल्कि उसकी तशरीह करने वालों का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि रियासत का सिर्फ एक ही काम है और वो है कानून की अमलदारी यकीनी बनाना। एक्सट्रीमिज्म का जो नैरेटिव है ये तो सोसाइटी ने खुद ठीक करना है। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ये जो फ़र्क है नुक्ता नज़र रखने में और नुक्ता नज़र इन्फोर्स करने में, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए ये फैसला सोसाइटी ने करना है। रियासत का सिर्फ एक ही काम है कि वो इंश्योर करे कि राइट ऑफ वायलेंस जो है वो किसी एक
सोच के पास नहीं जाएगा, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ रहे एक सोसाइटी के अंदर। और डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज़ होगी तो एक्सट्रीमिज्म जो है वो नहीं होगा। जब तक हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ को यकीनी नहीं बनाएंगे, जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। रियासत का कंट्रोल खत्म होने की सूरत में जत्थे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नुक्ता नज़र रखना हर किसी का हक है, ताहम इसे ज़बरदस्ती थोपना दुरुस्त अमल नहीं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि रियासत की रेट कायम किए बगैर इंतहा पसंदी से छुटकारा मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपोजिशन पर एक बार फिर जोर दिया है कि वो अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आएँ। इस्लाहात के हवाले से उनकी तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि अपोजिशन को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम को पहले सिर्फ समझें, जिसके बाद उनके तमाम खदशात दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ पर पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा इंतखाबी वादा था। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि शरीफ जरदारी फैमिली सियासत किस्सा पारीना है, अब अपोजिशन भी नए खिलाड़ियों की बारी है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। 1990 की दहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 सालों में तय है। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत का आवाम से वादा था जो कि पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से इंतखाबी अमल पर अवामी एतमाद में इजाफा होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वालों की वोट के जरिए कौमी सियासत में भी शमूलियत होगी। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे हसन तारिक भट्ट। मुल्क की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहमियत के हामिल तकरीबन 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानी हर साल 30 अरब डॉलर से जायद पाकिस्तान भेजते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार में इजाफा होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया है, इसको इंतहाई खुशी की बात है। डिजिटल वोट का सिस्टम शुरू किया है, इंतहाई अच्छी बात है। इसमें धांधली वगैरह का काम बहुत कम हो जाएगा। इससे हमें बहुत खुशी है, ऐसे काम होना चाहिए ताकि हम लोग भी अपनी राय रख सकें। ये खुशाइन बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है और अपोजिशन को चाहिए कि आप हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देना का हक मिला है, ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी। हम तहे दिल से इमरान खान का, उसकी काबीना का, पूरे पाकिस्तान का हम शुक्रगुजार हैं। जिस तरह प्यार मोहब्बत से हम लोगों को उन्होंने अपनी राय दही का हक इस्तेमाल करने का हक इजाज़त दी है। इंतहाबी जो इस्लाहात हैं उनके ज़रिए जो धांधली का रास्ता है, हम समझते हैं कि EVM जो है उसके ज़रिए वो रुक जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उनमें हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाएगा। ओवरसीज़ को जो वोटिंग का एक हक मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है और जो दरिंदा मुतालबा है तमाम ओवरसीज़ का, तमाम ममालिक में जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान का और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का। Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm pleased to host today's celebrations marking the 70th anniversary of the establishment of Pakistan-Spain diplomatic relations. This venue for tonight's celebration, the Pakistan Monument, indeed befitting not only for its presence as an iconic landmark of Pakistan, but also because both Pakistan and Spain share a passion for beautiful art and architecture. Pakistan's national poet, the great Muhammad Iqbal, who visited Spain in 1933. He was so moved by the magnificence of the Cordoba Mosque that he penned his now immortal poem in homage called Masjid-e-Qurtuba. The Mosque of Qurtuba. Iqbal saw the mosque as a cultural landmark of Islam. In fact, if you glance towards these magnificent petals above me, you will see a portrait of Allama Iqbal etched into
the stone. Ladies and gentlemen, it is the people of Pakistan and the people of Spain who continue to strengthen the bonds between our two great nations. There are currently over 125,000 Pakistanis living in Spain. In fact, the first Pakistanis to arrive in Spain were known as the pioneers. In the same pioneering spirit, I am proud to share that it was the Pakistani diaspora in Spain from the taxi driving community who rose to the occasion during the peak of the COVID-19 pandemic, offering free car rides any time of day and night to all types of healthcare workers. For this, I was delighted to honor a number of individuals from the community in Spain on my annual Foreign Ministers Honors list. In terms of shared cultural heritage, I was recently reading about the commonality of roots between Spanish flamenco and Sufi music, a hallmark of Pakistan's identity. I believe it was in the 1930s that a student from Pakistan named Aziz Baloch traveled to Spain. And as soon as he heard flamenco, he recognized it as almost identical to the Sufi music that he played and sang at home. Let us reflect on this tonight as we experience the rhythm of joy of a flamenco music performance. Speaking of literature, famous Pakistani writers like Babsi Sidhwa and Kamila Shamsi have been translated into Spanish owing to an interest in their work among Spanish readers. Ladies and gentlemen, tonight's event, jointly put together by the Foreign Office under my public diplomacy initiative along with the Embassy of Spain in Islamabad, celebrates our shared past and also provides an opportunity to look at the journey ahead of us. Since the establishment of our diplomatic relations 70 years ago, our relations have grown with a number of high-level exchanges having taken place. Most recently, I was pleased to welcome Foreign Minister Jose Manuel Albaraz to Islamabad. The visit added momentum and depth to our bilateral relations. Spain has always supported Pakistan bilaterally as well as in the European Union. It is one of the largest trading partners of Pakistan. Many Spanish companies are doing business in Pakistan, particularly in renewable energy sector. They are helping Pakistan in its green transition. Our government's shift of focus from geopolitics to geoeconomics, improved security environment, and enhanced ranking of Pakistan in the ease of doing business index would attract more investment, especially from Spain. Ladies and gentlemen, I thank you all for joining us this evening and hope you all had a chance to view the wonderful photography exhibit as you walked in. We can look forward to an evening of cultural and culinary delight with artists who have traveled all the way from Spain to Islamabad to perform. I also welcome you to experience the unique sound of Pakistan's, well, you already have the unique band Humaria from Khyber Pakhtunkhwa, and it was a treat watching them and listening to them. I would specifically also like to thank our event partner, Mr. Jamshed Safdar, and let me reveal a little secret. We were roommates in a boarding school at Egerton College, so I've known Jimmy for a very, very long time. So thank you. Thank you for your support and for making this happen. I thank you all. Long live Pakistan-Spain friendship. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी
स्पेन और पाकिस्तान के माबैन 70 साला सिफारती ताल्लुकात के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्पेन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेन ने हमेशा दो तरफा ताल्लुकात और यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान की हिमायत की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान ऐवान में गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के रुकन कौमी असेंबली कादिर खान मंदोखेल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके कौमी असेंबली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी 19 नवंबर के इजलास के लिए होगी। स्पीकर ने यह कार्रवाई कौमी असेंबली के कवायद और ज़वाबित और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के रूल्स के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात के तहत की है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के शोबा कानून साजी की जानिब से कादिर खान मंदोखेल को खत जारी कर दिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से डिजिटल ताउन तंजीम के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वक्त से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि हुकूमत की मौसर पॉलिसी की वजह से IT के शोबे ने नुमायां कामयाबियां हासिल की। उन्होंने कहा कि खवातीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबार और तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती हैं। सदर ममलिकत का कहना था कि मुल्क में IT ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाने और वर्चुअल एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह इस वक्त, और जो मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, उस पर जो मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम जो मेहनत कर रही है मैडम की, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। अब जो ये हमारा डी खान है माशाल्लाह इस वक्त ऑलरेडी एहसास जो है प्रोग्राम वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर ऑलरेडी उस पर काम हो रहा है, और जिस तरीके से लोगों को बग़ैर डाटा के और बग़ैर उनको एक्सपोज किए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को बेपर्दा नहीं कर रहे, हम उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल कर रहे हैं, और हम उनको बड़ी इज़्ज़त से जो है वो उनके पैसे जो है उनको अपने घर की दहलीज के ऊपर उनके एरियाज़ में उनको मिल रहे हैं। और इससे बड़ी बात ये है कि हमें इसमें भी फ़ख्र है कि हम वो डाटा अपने पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं उनसे भी शेयर नहीं कर रहे, ताकि किसी को बात पता ना हो कि जो हेल्प गवर्नमेंट की किसी को मिल रही है तो वो किसी को एक्सपोज ना हो और पर्दे के अंदर इज़्ज़त के अंदर एक काम हो। अभी माशाल्लाह जो हमारा नया पैकेज है जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसका ऐलान किया था, अब उसके बारे में मैं चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी ब्रीफ है उसके बारे में, और लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सुने, और मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपने लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करें, क्योंकि ये पैकेज लोगों तक पहुँचाने में जो पेमेंट है, जो बाकी सिस्टम है, वो तो जनरेट करना काम है एहसास प्रोग्राम का, लेकिन लोगों तक इसकी रसाई, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए आप लोगों का किरदार इसमें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे माज़रत भी चाहती हूँ क्योंकि हमारी आने में ताख़ीर हो गई। हमने आज सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और अभी तक हम 11 शहरों में रुके हैं इस्लामाबाद से निकलने के बाद। तो हर शहर में किराना मालिकान के पास जाके हम उनको तरीक़ेकार बताते थे। तो आपको जो ताख़ीर की वजह से जो ज़हमत हुई, मैं माज़रत चाहती हूँ। इसके बाद आपसे बातचीत होगी जी। मैं मीडिया टॉक के बाद जी मैं एक ताजर भाई से बात करूंगी। आपकी बहुत मशकूर हूँ, आप यहाँ आए। मैं अली अमीन भाई की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ में वेलकम किया। नेशनल बैंक के स्टाफ की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी यहाँ बहुत मुआवनत की। जैसे कि अली अमीन भाई ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत है कि जो इम्पोर्टेड महंगाई है इससे जो आवाम को पे प्रेशर पड़ रहा है, उसके लिए जल्द से जल्द वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज अनाउंस किया और हमें हिदायत दी कि जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद किया जाए। तो कुछ मैं तफसीलात आपके सामने रखना चाहती हूँ। सब्सिडी कितनी है, वो यानी कि रियायत कितनी लोगों को दी जाएगी, ये कहाँ पे मिलेगी, इसमें रजिस्टर कैसे होना है, और जब रजिस्टर हो जाएंगे तो प्रोग्राम कैसे शुरू होगा। तो मैं मुख्तसरन आपको बताती हूँ। और मेरा जाने का मतलब ये है कि आप लोगों के जो सवाल हैं उसका जवाब दें। तो 2 करोड़ ख़ानदान जो हैं इसमें अहल होंगे सब्सिडी लेने के लिए। माहाना 1000 रुपये राशन पे सब्सिडी दी जाएगी। 3 चीज़ों पे सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि रियायत होगी आटे के ऊपर, दालों के ऊपर
और घी या तेल के ऊपर। आटे के ऊपर 22 रुपये फ़ी किलो रियायत हुकूमत देगी। दालों के ऊपर 55 रुपये फ़ी किलो रियायत हुकूमत देगी। और घी या तेल के ऊपर फ़ी लीटर या फ़ी किलो हुकूमत 105 रुपये की रियायत देगी। अब ये तो हो गया कि पैकेज, और जैसे अली अमीन भाई ने बताया 120 अरब का ये पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए। अब ये मिलेगी कहाँ सब्सिडी? तो ये किराना दुकानों में मिलेगी। जो किराना की दुकान है, एक गलत फहमी है लोगों को कि ये यूटिलिटी स्टोर पर ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये किराना की दुकानों पे जो गली मोहल्ले, कस्बे, गांव, बड़े शहर, छोटे शहर के जो भी किराना की दुकानें हैं वो इसमें अप्लाई करने की अहल होंगी। इसमें रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो किराना अज़ान की वजह रुक जाऊँगी, रुक जाते हैं। जीआई खान में मावन खुसूसी सानिया नश्तर और अली अमीन गंडापुर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि आवाम पर जो बोझ पड़ रहा है, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने ख़ास हिदायत दी हैं कि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। इस सिलसिले में 120 अरब का पैकेज दिया जा रहा है जो 2 करोड़ ख़ानदानों को फैसिलिटेट करेगा। और इस पैकेज के तहत जो सब्सिडी दी जाएगी वो किराने की दुकान पर हर जगह अवेलेबल होगी। ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं होगी बल्कि तमाम इलाकों, कस्बों और देहातों में रहने वाले लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मसनूई महंगाई को कम करने के लिए मुतहरिक हैं। उनका ये भी कहना था कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रोज़मर्रा की अशिया पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। ये सहूलत यूटिलिटी स्टोर्स के साथ साथ किराना स्टोर्स पर भी मुयस्सर होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को महंगाई का एहसास है, उन्हें गरीब आवाम का एहसास है। इसी वजह से वज़ीर आज़म की हिदायत पर मसनूई महंगाई को कम करने के लिए उनकी पूरी टीम इस वक्त मुतहरिक है। इस हवाले से 2 किस्म की रजिस्ट्रेशंस हैं। एक उन घरानों की रजिस्ट्रेशन है जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, और एक दुकानों की रजिस्ट्रेशन है। जो घराने मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये लाजिम है कि वो अपने शिनाख्ती कार्ड के नाम पर जो मोबाइल फ़ोन है, घर में एक फ़र्द अपने शिनाख्ती कार्ड की सिम के साथ रजिस्टर करेंगे। यानी कि जो शिनाख्ती कार्ड आप डालेंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, उसी के नाम पर आपके मोबाइल फ़ोन की सिम इशू हो। और कल से हम 8171 वाला सिस्टम भी खोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन का। आपको याद है कोरोना के ज़माने में हमने शिनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पे मंगाए थे, तो कल से वो भी सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए वेबसाइट पे जो है वो ज़रा मुश्किल है। तो कल से 8171 पे जब आप मोबाइल फ़ोन से रजिस्टर करें तो सिर्फ ये ख्याल करें कि जो शिनाख्ती कार्ड नंबर आप SMS करें, मोबाइल की सिम उसी नाम पर रजिस्टर्ड हो। तो ये तो हो गई लोगों की रजिस्ट्रेशन। लोगों के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन होना भी ज़रूरी नहीं है। उनके पास एक सिंपल फ़ोन हो घर में एक फ़र्द का तो काफ़ी है। और जो दुकानों की रजिस्ट्रेशन है वो एक वेबसाइट के ज़रिए होती है, वहाँ भी नाज़रीन, मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान में तक़रीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मसनूई महंगाई को कम करने के लिए मुतहरिक हैं। तमाम जो किराना मालिकान हैं, जो ताजर भाई हैं, उनके अकाउंट खोलें। जब ये दोनों रजिस्ट्रेशंस मुकम्मल हो जाएंगी तो 2 या 3 हफ्ते बाद 8171 से आपको लोगों को, घरानों को अहलियत का मैसेज आएगा कि आप इसके लिए अहल हैं, और उसके बाद वो दुकानों पे जाके अपनी रियायत ले सकेंगे। जो दुकानें इसके लिए इसमें रजिस्टर होंगी उनके बाद बाहर एहसास का बोर्ड लगा होगा, ताकि लोगों को पता चले कि एहसास की रियायत यहाँ से ली जा सकती है। तो लोग अपना शिनाख्ती कार्ड, यानी कि घर का एक फ़र्द जो भी रजिस्टर हुआ वो अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन लेके जाएगा। वहाँ एक मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होगा, क्योंकि अभी
रोज़ाना कोई हम 10 से 15 दुकानें देखते हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, दुकानदार के पास, मगर कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं है। तो हमने उनके लिए मोबाइल पे पॉइंट ऑफ सेल बना ली है, यानी कि हिसाब किताब के खाते वाली ऐप। वो उसमें उसको प्रोसेस करेंगे, शिनाख्ती कार्ड डालेंगे, हमारा डेटाबेस उसको वेरीफाई करेगा, 3 तस्वीरें उसके ऊपर होंगी, आटा, घी और दालों की। वो प्राइस वो ख़ुद उसमें लिखेंगे, हमने उसमें प्राइस फ़िक्स नहीं की हुई, ये दुकानदार ख़ुद लिखेंगे। और उस पे अगर आटा अगर वो 10 किलो बेचेंगे तो वो 22 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उस पर सब्सिडी लागू हो जाएगी। दाल जो है उस पर 55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लागू हो जाएगी। तेल के ऊपर 105 रुपये फ़ी लीटर लागू हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल सिस्टम है। अब बहुत सी, मैं रास्ते में तकरीबन 11 शहरों में रुकी हूँ, छोटे छोटे कस्बों में रुकी हूँ, और किराना दुकानों पे लोग उसमें बड़ी अच्छी तरह वो समझ गए कि क्या करना है। और फिर उसके बाद जो ग्राहक आएगा उसके फ़ोन पे 4 नंबर का कोड आएगा, तो ग्राहक को उसको कोड देना होगा। ये हमने इसलिए चेक रखा है ताकि लोग एक दूसरे के शिनाख्ती कार्ड लेकर इसमें बदउनवानी ना शुरू कर दें। तो ये तमाम अमल जो है ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और जो ग्राहक है उसको रियायती सामान मिल जाता है। तो अगर ग्राहक ने 3000 की ख़रीदारी की है तो 2000 उसने अपनी जेब से देने हैं, 1000 हुकूमत ने देने हैं किराना मालिक को। वो उसके अकाउंट में सुबह चले जाएंगे और उसको 5 से 8% कमीशन भी मिलेगी, क्योंकि आप लोग इस वक्त हमारी हुकूमत के साथ खड़े होकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छी कमीशन भी होगी, और जो पैसे हैं वो सुबह ही सेटल हो जाया करेंगे आपके अकाउंट में, और आप ऐप में देख भी सकेंगे। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हों, जल्दी रजिस्टर हों। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस भी आपकी पूरी तरह मुआवनत करेंगी। हमारे बाकी साथी जो हैं वो भी आपके पूरी तरह मुआवनत करेंगी। नेशनल बैंक की तमाम ब्रांचेस इस वक्त जो हैं आपके लिए खिदमत के लिए खड़ी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये निज़ाम अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। सवाल जी, इसमें मैं ज़रा थोड़ी सी ऐड कर लूँ कि जैसे मैंने बोला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इमरान खान साहब, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो हम देखते हैं उनके अंदर किसी बात की, तो वो यही है कि जो इंटरनेशनल महंगाई हुई है, और उस वजह से मेरे जो लोग हैं निचले तबके के और गरीब लोग हैं वो उस वक्त मुश्किल वक्त में हैं। तो उसके लिए इसके अंदर अब ये कर दिया कि जो पहले से जो एहसास के अहल लोग थे वो दोबारा अप्लाई करें, वो तो 100% हो जाएंगे इसमें। साथ में पहले जो है वो पासपोर्ट वाली बात के ऊपर लोगों को अहलियत नहीं मिल रही थी, तो अब उसकी भी शर्त भी ख़त्म कर दी है। अगर किसी का पासपोर्ट बना हुआ है और उसके बावजूद भी वो अहल है, और वो जो इनका एक सिस्टम है जो एहसास का उसको क्लियर करता है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। और उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारा तनख्वाहदार तबका जो हमारा है, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, वो भी ज़ाहिर बात है टफ़ टाइम्स में है। नीचे वाले जो हमारे लो ग्रेड के मुलाजमीन हैं, तो 31,000 रुपये से जिसकी कम तनख्वाह है वो तमाम सरकारी मुलाजमीन भी इसके लिए अहल हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई करें। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा पैकेज है, अवाम की रिलीफ के लिए है। आप लोगों की मदद से, ताजिर बिरादरी की मदद से, और एहसास के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन होनी है, एक कोऑर्डिनेशन होनी है, उसकी मदद से, क्योंकि पैसा दे चुके हैं, तो जितना जल्दी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, आपका ताउन रहेगा, तो उतना ही जल्दी हम इसको शुरू कर देंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारी गवर्नमेंट की यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये पैकेज जो है ये अवाम के अंदर तकसीम हो जाए और अवाम को रिलीफ मिल जाए। किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो बाद में फिर करते हैं ना, मीडिया वाली टॉक ख़त्म कर लिया तो क्वेश्चन आंसर जो आपने समझाना है इनको ना, ये आए हुए हैं आज हमारे बड़े जो अंजुमन ताजरान वाले, इन्होंने लोगों को आई कम्युनिकेट इन्होंने करना है और बताना है उनको जो शॉप्स हैं उसको। तो इसको ऑफ कर दें, कैमरा हटा लें। और जी सर, जी सर, देखें ये आपका बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई कुरानंदाजी नहीं है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम किराना दुकानदारें इसमें रजिस्टर हों।
आप जिस शहर में भी हैं, जिस कस्बे में भी हैं, आप जिस विलेज में हैं, कि जिस ज़िले में आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसे फेवरेटिज़म नहीं है कि एक को करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे, बल्कि इसमें वो छोटी छोटी दुकानें भी हैं, क्योंकि अक्सर जो एहसास किफ़ालत से जो बहनें पैसे लेती हैं, हमने अक्सर देखा है कि वो अपने घर में ही छोटी सी दुकान बना लेती हैं। इसमें वो बहनें भी शामिल हो सकती हैं, मगर इसमें एक छोटा सा चेक होगा कि आपका बैंक अकाउंट खोलेगा और दुकान पे आके कोई चेक कर लेगा कि वाकई ये दुकान है। ऐसे तो नहीं कि कोई बच्चा घर में बैठ के और ऐप डाउनलोड करके और वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो इसमें कोई फेवरेटिज़म नहीं होगा। आपने पहले भी देखा था जब कोरोना वबा आई थी, 1,50,00,000 ख़ानदानों को पैसे दिए थे, बिल्कुल मेरिट पे दिए थे। ये वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है कि हमने बिल्कुल मेरिट पे जो भी फ़ायदा देना है लोगों को देना है, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसमें कोई मिडल मैन का किरदार नहीं है, और लोगों ने किराना दुकान पे जाना है। देखिए ना, लोगों ने शिनाख्ती कार्ड और फ़ोन लेके किराना दुकान पे जाना है। हाँ, उसमें आपको कुछ इनिशियली कुछ मुश्किलात आएंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया होगा, वो आपके पास आएंगे, फिर आपने उनको बताना होगा नहीं शिकायत का निज़ाम जब हम ये खोलेंगे ना सिस्टम, अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रही है, जिस दिन ये सब्सिडी ऑन होगी उस दिन हम शिकायत का निज़ाम भी अनाउंस करेंगे कि कंप्लेंट्स यहाँ डालनी है। मगर इसमें ऐसे नहीं है कि कोई बीच में टाउट है या मिडल मैन है। लोगों ने आपकी दुकान पे आना है, वो रजिस्टर हैं तो आप सब्सिडी प्रोसेस कर लें, सुबह पैसे ले लें, और रजिस्टर नहीं है तो उनको गाइड कर लें। देखिए, हमने किराना मालिकान के लिए इनामात भी रखे हुए हैं, तो हर 3 महीने बाद नेशनल बैंक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, उम्रे के टिकट, मोबाइल फ़ोन के इनामात भी देंगे। ये छोटा सा आपके लिए हेल्प इसलिए है क्योंकि आप हमारी हेल्प करेंगे, आपका थोड़ा सा टाइम इसमें सर्फ होगा, तो ये छोटी सी आपके लिए ये एक इंसेंटिव इसमें रखा है। इसमें मैं थोड़ा ऐड कर लूँ, मैं एक चीज़ इस सवाल के साथ मैं ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि देखिए पहली बात जो है, सबसे जो बड़ी बात है कि ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। लेकिन मैंने पहले कहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है इस मामले में वो ये है कि अभी तक किसी को भी ये डाटा नहीं दिया गया कि कौन से लोग हैं कि जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। इज़्ज़त नफ्स का पहला ख्याल वो रख रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी सानिया नश्तर वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मसनूई महंगाई को कम करने के लिए मुतहर्रिक हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद शामिल करेंगे हेडलाइंस।